2006 से 2007 के बीच साउथ मुंबई में जगह जगह डेड बॉडीज मिलना शुरू हो गया था। पहली डेड बॉडी मिली अक्टूबर 2006 में मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज पे। ये डेड बॉडी एक टैक्सी ड्राइवर की थी। इसे बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया था। उसी महीने बॉम्बे हॉकी स्टेडियम के पास एक और लाश मिली। दिसंबर 2006 में तीसरी डेड बॉडी मिली चर्च गेट रेलवे स्टेशन के पास। ये एक लावारिस लाश थी, मानो किसी फुटपाथ पर रहने वाले की हो। दिसंबर में ही मरीन लाइंस इनकम टैक्स ऑफिस के पास चौथी डेड बॉडी मिली। अगले 3 महीनों के अंदर अंदर साउथ बॉम्बे के इन्हीं इलाकों के आसपास एक एक कर 5 डेड बॉडीज मिली। सबको मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा। सभी लाशों के नीचे के कपड़े उतार दिए होते थे और सभी डेड बॉडीज के बगल में एक खाली बियर का कैन पाया जाता। जब इस केस को मीडिया कवरेज मिली तो सीरियल किलर का नाम बियर मैन पड़ गया। एक तो साउथ बॉम्बे जैसा हाई प्रोफाइल एरिया, ऊपर से मीडिया का दबाव। पुलिस ने बियर मैन को ढूंढने की हर कोशिश की, हर एंगल से इस केस की तफ्तीश करना शुरू कर डाला। पुलिस ने एक एंगल ये फिट किया कि एक आदमी है जो बियर पीने का शौकीन है। बियर पीने के बाद वो लोगों का शारीरिक शोषण करता है और उसके बाद उनकी जान ले लेता है। आम भाषा में कहे तो पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि बियर मैन शायद गे है। पुलिस अपने हाथ पैर मार ही रही थी कि जनवरी 2007 में किसी इन्फॉर्मर ने उन्हें एक टिप दी। उसके कहने पे पुलिस ने पास ही के धोबी घाट इलाके से रविंद्र कांतरोल नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था, तो सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं एक आई विटनेस ने पुलिस स्टेशन जाकर कहा कि उसने एक रात मरीन लाइन स्टेशन पे एक आदमी को हाथ में छुरा लिए देखा था, पर उसने इस बात को अनदेखा किया। फिर जब उसने न्यूज में खबर सुनी तो उसे लगा कि शायद वही बियर मैन था। हालांकि आई विटनेस ने जो स्केच बनवाया वो रविंद्र कांतरोल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। अपनी आदत से मजबूर कुछ मीडिया वालों ने केस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। रविंद्र पर लगे आरोप साबित होने से पहले ही मीडिया वालों ने उसका चेहरा पब्लिक के सामने ला कर रख दिया था। वो जहाँ जाता लोग उसे बियर मैन कह के बुलाते। उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी मूंछ मुंडवा ली, सर गंजा करवा दिया और मुस्लिम टोपी पहनना बंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रविंद्र कांतरोल नाम का आदमी भला मुस्लिम कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। रविंद्र का जन्म एक गरीब परिवार में मुंबई के धोबी तलाव इलाके में हुआ था। उसका बाप एक जुआरी था। अपने घर के हालातों से परेशान होकर बड़े ही कम उम्र में वो मुंबई माफिया दशरथ रहने के गैंग में शामिल हो गया था। वो इस गैंग के लिए हफ्ता वसूली का काम करने लगा। उसका काम वहाँ के लोकल दुकानदारों और दारू के ठेकों से हफ्ता वसूल करना था। एक दिन उसे कोठे पर अंजलि नाम की एक 20 साल की लड़की से प्यार हो गया। अंजलि को जबरदस्ती लाकर उस कोठे पर बेच दिया गया था। उसने अंजलि को छुड़ाने के लिए जैसे तैसे करके 25,000 रुपयों का इंतजाम किया और फिर उससे शादी कर ली। पर दशरथ गैंग हफ्ता वसूली और जेल के चक्कर काटने का सिलसिला अब भी रविंद्र की जिंदगी में चलता रहा। एक बार जेल में उसकी मुलाकात एक मुस्लिम आदमी से हुई, जिससे प्रभावित होकर उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया। रविंद्र कांतरोल अब अब्दुल रहीम बन चुका था। उसने गैंग को छोड़ ईमानदारी की जिंदगी बिताने की सोची और साउथ मुंबई में ही वड़ा पाव की रेडी लगाने लगा। इसी के साथ वो पुलिस का इन्फॉर्मर भी बन गया। अब फिर से चलते हैं हमारे केस की तरफ। पुलिस ने रविंद्र को पकड़ तो लिया था, पर उन्होंने कहानी का जो एंगल फिट किया था वो रविंद्र के हुलिये से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। इस्लाम में 2 पुरुषों के बीच शारीरिक संबंध बनाने को हराम माना गया है। मीडिया ने एक नया नरेटिव सेट किया कि रविंद्र अपना धर्म बदलने के बाद अब गे लोगों से नफरत करने लगा है और उनका खात्मा करना चाहता है, इसलिए उसने इन सब लोगों की जानें ली। फरवरी 2007 में रविंद्र पर एक नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट में उसने कबूल किया कि उसने 15 लोगों की जानें ली है। उसने कहा कि उसे चरस पीने की बहुत बुरी आदत थी और फिर वो नशे की हालत में लोगों को बियर पीने को कहता और फिर उनका यौन उत्पीड़न करता। पर आपको बता दें कि कानून के अनुसार नार्को टेस्ट को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दरअसल इस टेस्ट में अपराध को एक नशीली दवाई दी जाती है और फिर बेहोशी की हालत में उसे केस से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।
और फिर अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ठोस सबूत मिले तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 3 हत्याओं के आरोप में पुलिस ने रविंद्र को कस्टडी में ले लिया और फिर एक मर्डर के लिए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। 2008 में कोर्ट ने रविंद्र को 3 में से 2 हत्याओं से बरी कर दिया। कुछ समय तो सब कुछ शांत था, फिर अचानक साउथ बॉम्बे के अलग अलग इलाकों से एक के बाद एक 3 नाबालिग लड़कियों की लाशें बरामद की गई। सभी लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया गया था। पुलिस का शक सीधा रविंद्र पर गया, पर जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो वो किसी भी लाश के साथ मैच नहीं हुआ। बियरमैन केस से बरी होने के बावजूद उस इलाके में जब भी कोई क्राइम होता तो पुलिस सबसे पहले कांतरोल को थाने बुलाती। इसी बात से तंग आकर कांतरोल ने साउथ मुंबई छोड़ दिया और हमेशा के लिए गुमनामियों के अंधेरे में खो गया।